नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपर निजी सचिव परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंक देने वाला सेक्शन है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं अपठित गद्यांश। उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और उसका शीर्षक लेखन करना रहता है। 20 अंक का ये कुल सेगमेंट होता है और ये अगर हम देखें तो हमारे जो पूरे पाठ्यक्रम का या जो निबंधात्मक जो पूरा प्रश्न पत्र है हिंदी वाला, उसका सबसे आसान भाग है। तो पहले एक नज़र हम लोग पाठ्यक्रम पर डालते हैं। हिंदी का जो हमारा निबंधात्मक हिंदी है, जिसको हम लोग को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, उसमें क्या क्या होता है। तो यह प्रश्न पत्र परंपरागत निबंधात्मक प्रकार का होगा, ये सभी को पता है। अब इसमें पहला जो सेगमेंट है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला सेगमेंट जो हमारा वो है अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक लेखन। ये कुल 20 अंक का होगा और इसमें होता क्या है, इसमें 4/5 यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं और उन्हीं 5 क्वेश्चन में हमारा जो है जो शीर्षक लेखन है वो भी शामिल है। बाकी की जो है हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो अपठित गद्यांश के प्रश्नोत्तर पर है। किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन सी ऐसी विशेष बातें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए अपठित गद्यांश को सॉल्व करने में, ये सब हम जो है आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो है ये पहले एपीएस की ही परीक्षा में आया हुआ एक गद्यांश है। हो सकता है बहुत स्पष्ट आपको न दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था, तो जिस तरह से प्राप्त हुआ था उसको बहुत ही साफ दिखाने का प्रयास किया गया है। बस ये उसके बाद एक दूसरी परीक्षा है, मतलब 2010 वाली और 2008 वाली दोनों परीक्षाओं का ये जो है शीर्षक लेखन और ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 5 प्रश्न जो है नीचे दिए हैं। ये बड़ा सा पूरा एक अपठित गद्यांश है और 4 × 5 = 20, यानी 4 अंकों के 5 प्रश्न हैं, जिनके लिए कुल 20 जो है नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको कैसे हल करते हैं, क्या करना है, हम आगे यही जानने चल रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट हो गया है और अगर आप अपर निजी सचिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 300 से अधिक पोस्टें आने वाली हैं और आप सभी जानते हैं कि 300 से अधिक पोस्टें होने के मतलब है कि आप सालों से जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे एक स्टेनोग्राफर होने के नाते, तो आपके लिए इससे सुनहरा अवसर कोई नहीं हो सकता है। और आप हमारे बैच में जुड़कर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, टेलीग्राम के प्रैक्टिस ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़कर जो है अभ्यास कर सकते हैं और पूरा आपको जो है जीके जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व करा दिया जाएगा। इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे कि आपका जो है पूरा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा डेली जो है टेस्ट के माध्यम से हम हिंदी के निबंधात्मक भाग, जिसमें जो है सारी चीज़ें जो भी आपने पीछे सिलेबस में देखी वो सब कुछ शामिल है, वो सब हम जो है तैयारी करा रहे हैं। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि एपीएस लिखकर जो है इस नंबर पर यानी 9506742546 पर भेज देना है और बाकी सारी जानकारी आपको रिप्लाई में दे दी जाएगी। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि कम से कम 10 साल बाद जो है अथक प्रयासों के बाद ये वैकेंसी आई है और इस बार जब पद भर जाएंगे तो अगली वैकेंसी निश्चित रूप से काफ़ी समय बाद ही आएगी। तो जो लोग भी स्टेनोग्राफर की योग्यता रखते हैं, मतलब अपर निजी सचिव पद के लिए योग्यता रखते हैं, वो आगे बढ़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसको उनको चूकना नहीं चाहिए। तो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने समीक्षा अधिकारी के भी अपने कोर्स में मेंस की आंसर राइटिंग के दम पर ही जो है 45+ सिलेक्शन जो है इस बार दिए थे 2021 वाले बैच में, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस सीमा को लांघेंगे इस वाली वैकेंसी में, यानी एपीएस की वैकेंसी में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आज हमारा जो है अपठित गद्यांश की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बचपन से ही इस टॉपिक को सभी ने पढ़ा हुआ है। 8th क्लास से ही अपठित गद्यांश हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब तो जो है जो नया सिलेबस है उसमें 5th से भी पूछे जाने लगा है, लेकिन हाई स्कूल इंटर में तो सभी ने अच्छे से पढ़ा ही है, क्योंकि हिंदी में जो है अपठित गद्यांश और अंग्रेजी में भी पूछा जाता था।
तो अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बिना पढ़ा हुआ, जिसका ऐसा गद्यांश, ऐसा गद्य खंड जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा था इससे पहले, वो आपके सामने आता है। और ऐसा ही गद्यांश क्यों दिया जाता है? आपको जो है कोई ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको इस वाली बुक से पढ़ लीजिए, उसमें से आपको देना है। अपठित गद्यांश इसलिए दिया जाता है आपको कि आपका जो तार्किक क्षमता है, जो विश्लेषण की क्षमता है, पढ़कर समझकर और उत्तर देने की, उसकी परख हो सके। उसका मूल उद्देश्य यही है कि आपके जो है वो जो विषय को समझने की, परखने की क्षमता को और विश्लेषण करने की क्षमता को जांचना उनका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। इससे भाषा और शैली भी आपकी जांची जाती है, शाब्दिक अर्थ और भावार्थ की समझ भी जांची जाती है, केंद्रीय भाव, निहित संदेश और शीर्षक को समझने की परख भी आपकी जांची जाती है। तो कुल मिलाकर ये आपकी जो है हिंदी पढ़ने या कोई भी विषय का गद्यांश हो, उस गद्यांश को पढ़कर, समझकर, उसका विश्लेषण कर उसका भाव समझकर, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने की क्षमता को देखा जाता है। अब एक प्रश्न उठता है हमारे सामने कि गद्यांश को कैसे समझें, क्योंकि गद्यांश हमारा पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है, हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। और जैसे ही एग्जाम में हमारे सामने आता है तो हम जो है उसमें से कई चीज़ों को आपस में रिलेट तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गद्यांश होता क्या है, किसी बड़े काव्य का, किसी बड़े जो है किसी बड़ी साहित्य का जो है बीच का एक हिस्सा जो है उठाकर रख दिया जाता है, तो उससे तारतम्यता नहीं समझ में आती कि ये किस प्रकरण में कहाँ से शुरू हुआ है और इसके आगे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हमको केवल उतना ही पढ़कर जो है हमको ये समझने का प्रयास करना होता है कि हम जो है इसके मूल भाव तक कैसे पहुँचे, जिससे हम सारे सही उत्तर इसके दे सकें। तो यहाँ पर जो है जो लिखा हुआ है कि अपठित गद्यांश को सबसे पहले भली भांति पढ़ना चाहिए। और जो मेरा तरीका है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली, जो है कि कोई भी गद्यांश हो उसको 3 बार पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बार एक आप सिंपल रीडिंग करें, जैसे आप जो है नॉर्मली पढ़ते हैं हिंदी की किसी भी चीज़ को, आपने उसको एक बार जो है सिंपली पढ़ा। दूसरी बार आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। अब आप जो उसमें टफ वर्ड्स हैं उनको जो है मार्क करते चलिए। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो युग्म में होंगे, उनको मार्क करिए। जैसे लिखा है कि जैसे, और आगे लिखा है वैसे, मतलब एक सेंटेंस में 2 जगह ऐसा आता है ना, तो इस तरह के वर्ड को मार्क करिए। फिर कुछ बहुत क्लिष्ट शब्द होंगे जिनका आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा उस समय, उनको मार्क करिए। फिर उन शब्दों को मार्क करिए जो बार बार रिपीट हो रहे हो गद्यांश। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको शीर्षक लेखन करना है तो शीर्षक लेखन के लिए सबसे बेस्ट शीर्षक वो होता है जो पूरे गद्यांश के भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरे जीस्ट को, पूरे सार को जो है प्रदर्शित करता है। और शीर्षक जो पहचानने का अच्छा तरीका होता है, जो ट्रिक होती है, वो ये होती है कि शीर्षक मोस्टली वही होते हैं जिन शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी शीर्षक उन शब्दों से ही मिलकर हमारा बना होता है जिनका उस गद्यांश में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया हो। तो ये एक क्लू है जिसको आपको करना है। दूसरी बार आपने ये किया, तीसरी बार क्या करना है, दूसरी बार में आपने केवल मार्किंग कर ली। अब तीसरी बार में आपको भाव पकड़ना है उसका, कि जो पूरी गद्यांश आपके सामने है, 100 वर्ड का, 200 वर्ड का, 300 वर्ड का, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा है, उसमें जो है जो सेंट्रल आइडिया है उसके, जो उसकी थीम है, आखिर वो क्या है। और वही थीम आपका शीर्षक भी है, और उसके इर्द गिर्द ही आपको अपने सारे जो है शब्द की जो प्रश्न है उनकी रचना भी करनी है। और तीसरी रीडिंग में ही जब आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं तो आप सबसे पहले नीचे से एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा, आप उन्हीं प्रश्नों से मिलते जुलते शब्द आप पूरे गद्यांश में ढूंढिए कि वो कहाँ पर दिए हुए हैं, उसको रेखांकित करिए। अंडरलाइन करने के बाद देखिए कि क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और मोस्टली क्या होता है, डायरेक्टली मिल जाता है, और जो है रेयरली क्या होता है कि इनडायरेक्टली मिलता है। अगर डायरेक्टली नहीं मिला है तो इनडायरेक्टली जो है हम उसके आगे का एक जो है सब एक लाइन और उसके एक पीछे की लाइन को भी रेफर करते हैं उस प्रश्न के उत्तर देने में। इस प्रकार आप आसानी से जो है उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं।
अपठित गद्यांश को हल करने के लिए थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने आपको जो बता दिया है वही है। लेकिन कुछ चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से एक बार हम लोग यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको देख लेते हैं कि अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ने से यदि मूल भाव स्पष्ट नहीं हो रहा तो दोबारा तिबारा पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों, उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्दों, सामासिक पदों को रेखांकित कर लेना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश से ही देना है। ये भी ध्यान रखिए, कहीं पर भी आपको गद्यांश से बाहर जाके मतलब अपनी सीमा को पार नहीं करना है। आपको अगर 200 शब्दों का गद्यांश दिया है तो निश्चित रूप से आपका उत्तर उसी में छुपा है, आपको उसी से निकालना है। आपको अपने मन से काल्पनिक कल्पना के आधार पर या अपनी कोई धारणा बनाकर जो है कोई उत्तर नहीं देना है। आपको पूछे गए प्रश्न का जवाब गद्यांश से ही देना है, अपने मन से कुछ भी उसमें निर्मित नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गद्यांश का उत्तर गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय। फिर शीर्षक का चयन करते समय पूरे गद्यांश का मूल भाव ध्यान में रखना चाहिए कि केवल एक या दो पंक्ति हमने जैसे शुरुआत की पढ़ ली तो हमको लगा कि ये शिक्षा से संबंधित है, और नीचे जो है कहानी जो है क्या हो रही है, नीचे जाके बेरोजगारी आ गया नीचे की आखिरी पैरा में, और ऊपर वाले पैरा में शिक्षा पर वो आधारित था। तो आपने क्या कर दिया, शिक्षा का महत्व लिख दिया। ऐसे नहीं करना है। हमेशा गद्यांश शुरू से आखिरी तक जब आप पढ़ेंगे तो उसकी मूल भाव, जीस्ट, सार तत्व को आपको समझना है कि उसका सार तत्व क्या है, और उसी सार तत्व को, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उसमें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए कोई शिक्षा से संबंधित गद्यांश है तो आप उसमें देखिए शिक्षा शब्द और बेरोजगारी शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर शिक्षा शब्द 7 बार रिपीट हुआ, बेरोजगारी शब्द 5-6 बार रिपीट हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपको गद्यांश का शीर्षक ऐसा देना है जो शिक्षा और बेरोजगारी दोनों शब्दों को समाहित करता हो, तब जाके आपका जो है बेस्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीर्षक चुनते समय पहली, दूसरी और अंतिम पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली और दूसरी पंक्ति क्योंकि एक तरह की प्रस्तावना होती है, इसलिए पहली 2 पंक्तियों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए शीर्षक चुनते समय। और अंतिम पंक्ति चूंकि उपसंहार होता है उसका, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए शीर्षक का चयन करते समय। शीर्षक संक्षिप्त हो, आकर्षक और सार्थक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5 शब्दों का 6 शब्दों का शीर्षक लिख दिया। कोशिश करिए 2 शब्द, 3 शब्द, 1 शब्द, अधिकतम 5 शब्द। 5 शब्द से मतलब ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि अधिकतम कितना होना चाहिए, लेकिन आदर्श रूप में 5 शब्द से ज़्यादा का शीर्षक नहीं लिखना चाहिए, और 3 शब्द तक का शीर्षक जो है बेस्ट माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जो है जरूरी चीज़ है। फिर भाषिक संरचना संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते समय सजग रहना चाहिए। जैसे तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द होना चाहिए, और तद्भव का विलोम तद्भव होना चाहिए। एक उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर अंधेरा का विलोम उजाला है होगा, ना कि प्रकाश होगा। प्रकाश का क्या होगा, अंधकार होगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। जिन प्रश्नों का जवाब ना आ रहा हो या कठिन लग रहा हो, उस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़कर उत्तर ढूंढना चाहिए। इससे प्रश्न सरलता से हल किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 से 3 बार पूरे गद्यांश को पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग जो है बात करते हैं इस गद्यांश की, जो हम पहला उदाहरण आज लेने जा रहे हैं। तो गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे और आपको शुरुआत से ही लगेगा कि बड़ा कठिन सा है, लेकिन अभी जब आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, इस पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए एक बार सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं। आप अगर मेरे साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इनमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ना कोई सनसनी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। तो आपने आधा पैरा पढ़ लिया, इतना तो समझ में आ गया कि ये महात्मा गांधी
और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी पर आधारित जो है एक गद्यांश है। और वहाँ, और ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, जब महात्मा गांधी का प्रवास हो रहा था या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे, उस समय की किसी घटना का जिक्र हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वो सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक देने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है, खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कहीं, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी निष्ठा होने के कारण मन में किसी प्रकार का संदेह लाए बिना वो धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रहीं। आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, पहली बार पढ़ा, और निश्चित रूप से आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें से 25% बातें ही समझ में आ रही, बाकी सब जो है कहीं ना कहीं हवा में उड़ी जा रही हैं। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं जैसा कि मैंने कहा था। अच्छा चलिए एक बार, अभी नहीं, अभी प्रश्न, अभी उत्तर पहले फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस बार हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। कौन सी दो अमोघ शक्तियां हैं? एक शब्द है और एक कृति है। कृति का मतलब आप जानते हैं रचना, और शब्द का मतलब जो है बोले जाने वाला शब्द, जो हमारी भाषा का माध्यम है। इनमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। शब्दों के माध्यम से ही सारी पृथ्वी को हिलाया गया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। लेकिन जो सृजन की शक्ति है, जो कृति है, जो रचना है, वो अंतिम शक्ति है, वही अंतिम शक्ति है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आप समझ में थोड़ा बहुत आया हो। आगे बढ़ते हैं। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। महात्मा जी से क्या मतलब है? महात्मा गांधी जी ने इन दोनों शक्तियों की, कौन सी दोनों शक्तियों की? शब्द और कृति, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे विचारक थे। बाकी तो उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन हम अभी केवल उनके साहित्यिक पक्ष की चर्चा कर रहे हैं। असाधारण उपासना की है उन्होंने, कृति के मामले में भी और शब्द के मामले में भी। अब कस्तूरबा जी को आप लोग जानते हैं कि उनकी जो है पत्नी है, तो कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता को के साथ उपासना करके संतोष माना। यानी उन्होंने क्या जो है चूज किया, उन्होंने शब्द वाली चीजों को, यानी ज्यादा बोलना या लिखना, इसकी बजाय जो है रचनात्मक कार्यों में खुद को लगाना ज्यादा बेहतर माना है। तो कृति की नम्रता के साथ उपासना करना, यानी विनम्र होकर कृति या रचना या सर्जना की उपासना करने के साथ संतोष माना, और जीवन सिद्धि प्राप्त की है उन्होंने। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, किन्हें जेल भेज दिया? कस्तूरबा गांधी जी को। तो कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ना ही कोई सनसनी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। और उन्होंने क्या कहा? ये इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है, मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्म पत्नी नहीं हूं। ये ऐसा कहने का मतलब क्या है कि मुझे महात्मा गांधी जी का ही अनुसरण करना है, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी ही हूं, और उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। इतना कहकर वो सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहां की सरकार ने बहुत की, कई प्रकार से उनकी तेजस्विता को भंग करने का वहां प्रयास किया गया होगा, किंतु अंत में सरकार उस समय की जिद ही टूट गई। मतलब सरकार ही झुक गई, सरकार की जिद टूट गई, लेकिन उनकी तेजस्विता को कोई भंग नहीं कर पाया। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात की, धर्म विरुद्ध का मतलब यहाँ पर जो है क्या है? मांसाहार, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं थी, और वहाँ पर लोगों ने जो है उनका मॉरल डाउन करने के लिए या उनको नैतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए कहा कि जो है आपको जो है मांसाहार करना पड़ेगा। तो उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्या नहीं, उन्होंने किसी से कोई व्याख्या नहीं की, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि वो शब्दों में ज़्यादा यकीन नहीं करती थी, वो कृति पे, कृतित्व पे, अपने कर्म पे, अपनी रचना पे
अपनी सर्जना पे ज़्यादा यकीन करती थीं। तो धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है। अखाद्य का मतलब जो खाने योग्य ना हो। अब इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसा नहीं है। मतलब कस्तूरबा गांधी को परखने का काम दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ही नहीं किया है। महात्मा गांधी जो उनके पति थे, स्वयं उन्होंने भी कई बार कई तरीके से परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? कभी उनको कठोर वचन कहे, कभी उनको मर्मस्पर्शी वचन, मतलब उनको ऐसे वचन कहे जो उनको आहत कर सकते थे, मर्माहत कर सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य। उन्होंने अपना सतीत्व धर्म का जो है निर्वहन करते हुए ऐसी निष्ठा व्यक्त की जिससे ये कोई संदेह नहीं हो कि वे धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रही हूँ। यानी कुल मिलाकर वो पूरी तरह से धर्मनिष्ठ और सतीत्व का पालन करते हुए अपने पति के प्रति भी जो है पूरी तरह से निष्ठावान और धर्म जो है धर्म सम्मत आचरण करती रही। अब मुझे लगता है कुछ नहीं 75% जो है अब आप समझ गए हैं। बाकी चीज़ें कब समझेंगे आप? जब आप प्रश्न देखेंगे। आइए चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें हमको प्रश्न क्या देना है? कस्तूरबा गांधी ने किस शक्ति की उपासना की? तुरंत आपको याद आ जाएगा। चलिए, कस्तूरबा गांधी जी ने किस शक्ति की उपासना की? यहाँ पर दिया है। अब इसको हम रेड से मार्क करेंगे अपने उत्तरों को। उन्होंने कहा कि इन दोनों शक्तियों की साधारण उपासना की है गांधी जी ने। फिर कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना की। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा ने दोनों शक्तियों की जगह आप लिख सकते हैं शब्द और कृति में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। आप ये पूरा आंसर जो है यहाँ पर इसके जो है उत्तर के रूप में लिख सकते हैं जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कस्तूरबा गांधी ने किससे निवेदन नहीं किया? ये प्रसंग कहाँ पर है? जब उनको जेल में डाला गया तो उन्होंने जेल के अधिकारियों से निवेदन नहीं किया। चलिए देखते हैं कहाँ पर ये प्रसंग आया था। ये प्रसंग यहाँ आया होगा कि कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया और दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने जब उन्हें जेल भिजवा दिया तो कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया और ना ही कोई सनसनी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। तो किससे निवेदन नहीं किया? इसका क्या उत्तर आया निकल के? कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ये तो हो गई बात, और ना ही कोई सनसनी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। किससे? दक्षिण अफ्रीका की सरकार से उन्होंने कोई निवेदन नहीं किया। तो हमारा उत्तर जो है संख्या 2 क्या हो गया? हमारे सामने है। ठीक है, ये पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें कहीं से नंबर कटने की वो कोई गुंजाइश नहीं है। जेल अधिकारियों के सामने अंततः किसकी जिद टूटी? ठीक है, इसका भी आपको पता है। जेल अधिकारियों ने क्या प्रयास किया था? जेल अधिकारियों ने प्रयास किया था कि वो जेल में जब गई तो उनकी तेजस्विता तोड़ने की, तेजस्विता भंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः सरकार की उस समय की जिद टूट गई। यानी कि जो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या है कि सरकार की स्वयं की जिद टूट गई, ना कि कस्तूरबा गांधी को वो झुका पाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जेल अधिकारियों के सामने अंततः किसकी जिद टूटी? सरकार की ही जिद टूटी जो है। फिर कस्तूरबा गांधी ने अखाद्य किसे माना है? तो ये तो पीछे पलटने की भी जरूरत नहीं है। कस्तूरबा गांधी ने अखाद्य जो है किसको माना है? मांसाहार को माना है, जो यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया। देखिए, कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दी होती है, उसको आपको समझना होता है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्म निष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे अखाद्य खाकर नहीं जीना है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। तो अखाद्य किसको माना है? जो उनके धर्म के विरुद्ध, यानी जो है उनको जो मांसाहार का प्रयास दिया। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर शब्द मतलब वर्ड टू वर्ड आपके गद्यांश में नहीं होता है, लेकिन हम उनके भाव से उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो 4 प्रश्न तो आपने हल कर लिए आसानी से। अब हम गद्यांश की बात करते हैं कि गद्यांश का जो है
इसका शीर्षक क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए एक बार हम फिर से पीछे चलते हैं। तो फिर से आप शुरू से एक बार फिर से गद्यांश को देखिए, आपने क्या समझा, सार क्या समझा। सार हमने यही समझा कि कस्तूरबा गांधी जो है उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुत ही निष्ठापूर्ण व्यक्तित्व था। उनकी धर्म में पूरी तरह से निष्ठा थी। वे महात्मा गांधी जो उनके पति थे उनके अनुसरण करके उनके धर्म पर चलती थी। उनमें सतीत्व था और वो अपने जो पत्नी धर्म है उसका उन्होंने हमेशा पालन किया। महात्मा गांधी जी जब जेल गए तो उनके पीछे पीछे उनको भी जेल जाना पड़ा। जेल में भी उन्होंने पूरी धर्मनिष्ठा, धर्मपरायणता का पालन किया और अपनी निष्ठा से वो बिल्कुल नहीं डिगी और उन्होंने मांसाहार को जो है बिल्कुल ना कर दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और सबसे अंत जो पैराग्राफ में जो लिखा था कि पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना ही धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रहती हैं। तो अब जो है जब गद्यांश का शीर्षक देने की बात आती है तो इसका जो है ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो किताब में लिखा है वही शीर्षक जो है सबसे उपयुक्त होगा। इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। अब किताब की क्या राय है वो मैं आपको बता दूं और उसके अलावा हम और क्या विकल्प ले सकते हैं ये हम बता सकते हैं। तो किताब की राय है, इसका दिया गया है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। क्योंकि देखिए कस्तूरबा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, यानी ये पूरा गद्यांश कस्तूरबा गांधी के ही जीवन पर आधारित है। तो कस्तूरबा तो आना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कस्तूरबा गांधी जी के किस जीवन चरित्र का जो है वर्णन किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उनकी निष्ठा को बताया गया है। उनकी निष्ठा कई प्रकार से, उनकी धर्म में निष्ठा है, उनकी पति में निष्ठा है, उनकी जो है कृतित्व में यानी कर्म में निष्ठा है। तो कुल मिलाकर उनके निष्ठा पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल भले ही किताब में दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जो है, अब इसको हम पीछे फिर से एक बार देखते हैं कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आप पूरे जीस्ट को पढ़ के जो है देख रहे होंगे कि इसमें जो आपको पढ़ के समझ में आया होगा पूरे गद्यांश को बार बार, कि उनको कई तरह से यातनाएं देने का प्रयास किया गया, कई तरह से उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, कई तरह से उनका मनोबल और उनका नैतिक मनोबल भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो डिगी नहीं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अडिग अडिग निष्ठावान कस्तूरबा, ये भी हम लिख सकते हैं। एक हमारा जो है ये भी जो है शीर्षक हो सकता है, अडिग निष्ठावान कस्तूरबा। अब ठीक है, उसके अलावा जो है साहसिक कस्तूरबा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें भी समस्या नहीं है। लेकिन जो है ये वाला जो है अडिग, क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा के प्रति बिल्कुल अडिग दिखाई है और साहस भी उनका है। तो साहसिक कस्तूरबा गांधी ये भी हम शीर्षक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 2-3 शीर्षक हमको सोच लेना चाहिए और जो हमको बेस्ट लगता है अपने दिल की बात सुननी चाहिए। और वास्तव में जो आपके अनुसार, जो आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के समझा हो, उसके अनुसार जो सबसे सटीक लगता हो आप उसका जो है दे सकते हैं। अब आपको उत्तर लिखने कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे ये प्रश्न लिखा है तो उसके सामने आपको पूरा उत्तर लिखना है। जैसे अभी हमने उत्तर तो सारे हमने निकाल ही लिए। जैसे लिखा है कस्तूरबा गांधी ने किस शक्ति की उपासना की, तो कस्तूरबा गांधी ने कृति की शक्ति की उपासना की। किसकी उपासना की, कृति की शक्ति की उपासना की। हम इसको 2 लाइन में भी ले जा सकते हैं, जैसे मैंने वहां पर पूरा आपको अंडरलाइन करके रेड से बताया था, हम वो पूरा सेंटेंस भी ला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कस्तूरबा गांधी ने किससे निवेदन नहीं किया, तो कस्तूरबा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार से निवेदन नहीं किया। जेल अधिकारियों के सामने अंततः किसकी जिद टूटी, जेल अधिकारियों के सामने अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार की जिद टूटी। कस्तूरबा गांधी ने अखाद्य किसे माना है, कस्तूरबा गांधी ने मांसाहारी भोजन को अखाद्य माना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है,
तो उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है। ये हमने इस तरह से प्रश्नोत्तर लिख दिया है। चलिए मूव करते हैं अगले गद्यांश पे। अब पिछले गद्यांश को जो है थोड़ा सा मेमोरी से निकालिए, अब नए गद्यांश पे चलिए मेहनत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे हम हल करेंगे। तो ये जो है हरित क्रांति पर आधारित है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों के बाहर मंडियों तक होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खाद्यों के प्रयोग की ही नहीं है, देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गाय, बैल, भैंस खूंटों से बंधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर टाली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और घूर की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई है। पहले चैत वैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती है। तो ये अपेक्षाकृत जो है आसान, आप जो है गद्यांश इसको कह सकते हैं। अब इसको हम जो है अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं, जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर चलते हैं देखते हुए। भारत में हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन इस बात की आशंका किसी को भी नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का देश में अंधाधुंध इस्तेमाल होने लगेगा और केवल खेतों में नहीं, खेत से निकल के मंडियों तक जो है इसका इस्तेमाल होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं होता है। जिस रफ्तार से देश में की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार की ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि हरित क्रांति का आप बैकग्राउंड जानते भी होंगे। हरित क्रांति के समय देश में अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, जो है सम्मानीय प्रधानमंत्री, उनको ये जो है उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। एक टाइम जो है भोजन छोड़ने तक का आह्वान करना पड़ा था, एक समय ऐसा आया था। और अमेरिका से जो है गेहूं आयात किया जा रहा था जो है, तो फसलों की अधिक आवश्यकता थी जो है, आबादी के लिहाज से हमारी फसल उत्पादन बहुत कम था। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की नहीं है, देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से अब दूर होते जा रहे हैं। पहले सबके पास गाय, भैंस, मवेशी होते थे जिनसे गोबर निकलता था, यंत्रों के द्वारा कटाई नहीं होती थी, तो जो है रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद अपने आप जो है कंपोस्ट के फॉर्म में जो है तैयार हो जाती थी और जैविक खाद के सारे खेती होती थी, जिसको जो है हम जैविक खेती आज कहते हैं। तो इससे खेतों की न केवल उर्वरा शक्ति बरकरार रहती थी बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ होता था और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी। तो ये हमने अब जो है पूरा गद्यांश 2 बार पढ़ लिया है। अब हम एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति अपने साथ अनजाने में क्या साथ लाई? हरित क्रांति अनजाने में अपने साथ क्या ले आई? अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में लाई। तो इस प्रश्न का जवाब कहाँ से मिलेगा? इसके उद्देश्य में मिलेगा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक होने लगेगा। यानी कि क्या साथ नहीं लाई थी, मतलब क्या साथ ले आई? अनजाने में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग को अपने साथ ले आई, जो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बने हमारे देश में। और आज भी जो है इसी कारण जो है काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत सारी जो है हमारी मृदा ऊसर हो गई केवल हरित क्रांति की वजह से, क्योंकि अंधाधुंध दोहन हुआ वहाँ पर कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होके। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। आगे बढ़ेंगे। गोबर खाद की विशेषता है,
गोबर खाद की क्या विशेषता है? गोबर खाद एक जैविक खाद है, तो इसकी विशेषता चलिए ढूंढते हैं हम जो है इसकी। तो गोबर खाद की क्या विशेषता है? चैत वैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती थी, बल्कि इससे किसानों के आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी। यही इसका लाभ है। उर्वरा शक्ति बरकरार रखती थी खेतों की, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखती थी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमने जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न हम लेते हैं, तीसरा प्रश्न। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कहाँ तक होने लगा? इसको तो हम लोगों ने पहले ही पैरा में तीसरी चौथी लाइन में पढ़ा था, तो ध्यान देते हैं जरा सा। चलते हैं शुरुआत में, जहाँ पर अंधाधुंध इस्तेमाल का होने लगा था। लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक होने लगेगा। तो कहाँ से कहाँ तक होने लगा? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल खेतों में तो होता ही था, बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हमको यहाँ से मिल गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख किया गया है? रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ये हम देखते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। समस्या सिर्फ रासायनिक खाद की नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक खादों के प्रयोग की नहीं है। देश के ज्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। तो हमको चौथे प्रश्न का उत्तर क्या मिला कि केवल समस्या जो है रासायनिक खाद के प्रयोग की नहीं है, देश के ज्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारा पांचवा प्रश्न जो है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, ये बताना है। तो आपने इसको पढ़ के क्या समझा? इस पूरी जो गद्यांश है, जो लेखक हैं इसके, जो राइटर हैं, उन्होंने एक ही समस्या को बताया है कि हरित क्रांति से हमारे देश में क्या हुआ, परंपरागत कृषि का विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल होने लगा। उसकी वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी। लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली खरीदना शुरू कर दिया, और जो हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ें थी, प्राकृतिक कृषि जो की जाती थी, गाय भैंस मवेशियों के माध्यम से उनके गोबर से बने खाद की, जैविक खाद की, उसको जो है नकार दिया गया, उसको कम से कम कर दिया गया। और ज़्यादा उपज लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरक और ये कीटनाशकों का प्रयोग जो है शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इस पूरे गद्यांश का एक शीर्षक जो है हम लिख सकते हैं, परंपरागत कृषि। अगर हमको छोटा लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम परंपरागत कृषि लिख सकते हैं, और इससे बड़ा भी लिख सकते हैं। तो एक जो है सबसे सटीक जो है शीर्षक तो यही हो गया कि परंपरागत कृषि, क्योंकि ये पूरा जो गद्यखंड है ये परंपरागत कृषि का महत्व को जो है दर्शाता है। तो हम परंपरागत कृषि का महत्व भी लिख सकते हैं, या परंपरागत कृषि बनाम आधुनिक कृषि, इस तरह से भी हम इसका शीर्षक दे सकते हैं। तो आप जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक आपके विचार जाते हैं, आप इसको बता सकते हैं। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि आपने क्या सोचा इसके बारे में, कि इसका क्या होना चाहिए। तो लेकिन परंपरागत कृषि, चूँकि यहाँ पर शब्द भी आया है इसमें, और बार बार जो है इसको एक समस्या के रूप में बताया गया है कि देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं, इसको एक प्रमुख समस्या के रूप में बताया गया है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो है इस प्रकार से हो सकता है। आप देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हमको किस तरह से राइटिंग फॉर्म में लिखने हैं। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। हरित क्रांति अपने साथ अनजाने में क्या साथ ले आई? हरित क्रांति अपने साथ अनजाने में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक साथ ले आई, या इसको और विस्तार दीजिए तो कीटनाशकों के प्रयोग को साथ में ले आई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। गोबर खाद की विशेषता क्या है? गोबर खाद की विशेषता है कि ये जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कहाँ तक होने लगा?
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगा। इसके बाद रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है? रासायनिक खाद के अतिरिक्त किसानों का परंपरागत कृषि में से दूर होने जैसी प्रमुख समस्या का उल्लेख इस गद्यांश में किया गया है। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? परंपरागत कृषि। लेकिन ध्यान रखिएगा, शीर्षक आप कुछ भी लिखिए, आपके हिसाब से जो सटीक होगा वो आप लिखेंगे, लेकिन शीर्षक एक ही लिखना है। यहाँ अथवा लगाकर 2-3 नहीं लिखना है, शीर्षक एक ही लिखना है। अगर एक से ज़्यादा आप लिखेंगे अथवा लगाकर या लगाकर, तो आपका वो प्रश्न का उत्तर काट दिया जाएगा, यानी कि उसका आपको अंक नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोगों ने 2 गद्यांशों को हल किया और निश्चित रूप से जो है आपके मन में जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा, आपके जो है कुछ विचार आए होंगे कि हमको जब अगली बार कोई गद्यांश वाला सवाल आप करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। तो आप अपना अभ्यास भी जारी रखें और ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।